देख लो बेटा ध्यान से इसको। सो लास्ट में हमने लिया था कुछ क्वेश्चन केस स्टडी का, है ना? कहां तक ले लिया था हमने? ये शायद हो गया था हमारा, है ना? ये हो गया था, राइट? चलिए इसको लेना है, देखिएगा ध्यान से भाई। चलिए सवाल पढ़ते हैं। अ कंपनी मेक्स वाटर स्टोरेज टैंक्स, है ना? वाटर टैंक्स आर सिलिंड्रिकल इन शेप। देखो चीजें वही आएंगी जो हमने पढ़ा है, ठीक है? वाटर टैंक्स आर सिलिंड्रिकल इन शेप एज शोन इन फिगर एंड ऑफ गिवन सरफेस एरिया एस। सरफेस एरिया एस दिया हुआ है, देखिए एस क्या है? कांस्टेंट है। सरफेस एरिया एस दिया हुआ है, मतलब एस क्या है हमारा? कांस्टेंट है, ठीक है? आर दिया हुआ है इसका रेडियस, एच दिया हुआ है इसकी हाइट, ठीक है? एक रिलेशन निकालना है एस आर और एच में, तो सिंपल सी बात है, कैसे निकालेंगे हम? सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? सिलेंडर है ना, 2 पाई आर एस, ऑब्वियसली टोटल लूंगा मैं, 2 पाई आर एस प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, है कि नहीं है? कोई दिक्कत वाली बात? एनी प्रॉब्लम? डन है? तो यहां से एक मिनट, ओपन है ना, क्या लिखा हुआ है? ओपन सिलिंड्रिकल टैंक है, तो ओपन है बेटा, तो ऊपर का एरिया नहीं आएगा, ये सिंपली पाई आर स्क्वायर आएगा, ठीक है? ऊपर से खुला हुआ है, तो इसको ध्यान से पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है? ये 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, इसका टोटल सरफेस एरिया होगा, नीचे का एरिया आएगा, ऊपर का नहीं आएगा, ठीक है? अब इसके बाद यहां से एच की वैल्यू में निकाल लेता हूं। एच क्या हो गया मेरा? एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। तो ये हमारी आ गई एस आर और एच में एक रिलेशन आ गया। देखो यही निकाला था ना, फाइंड द रिलेशन इन एस आर एंड एच, आ गया है, पहले पार्ट का आंसर हो गया है, ठीक है? मतलब जो आप पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हो ना, उसको पार्ट पार्ट में दिया हुआ है। पहले फंक्शन, पहले वेरिएबल में रिलेशन निकालो, निकाल लिया हमने। अब क्या बोला जा रहा है? फाइंड द वॉल्यूम बी ऑफ द ओपन सिलिंड्रिकल टैंक इन टर्म्स ऑफ एच एंड आर, ठीक है? तो वॉल्यूम क्या होगा बेटा? वॉल्यूम ऑफ टैंक, वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या होगा हमारा? पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर है। अब यहाँ पे दो वेरिएबल आ गया आर और एच, और हमें आर के फॉर्म में चाहिए, ठीक है? सो पाई आर स्क्वायर और एच की वैल्यू डाल सकता हूं, एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। सिंप्लीफाई हो रहा है, कैंसिल आउट, आर भी कट गया, क्या बचा हमारे पास? आर बाई 2 और इंटू एस माइनस पाई आर स्क्वायर। ये जो है हमारा बन जाता है एस आर बाई 2 माइनस हाफ पाई आर क्यूब। चेक कर लीजिए, वॉल्यूम का फंक्शन बन गया इन टर्म्स ऑफ आर, एस एंड आर, क्योंकि एस तो कांस्टेंट है, एस हमारा क्या है? कांस्टेंट है, आर के फॉर्म में आ गया। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत वाली बात? आगे क्या कहता है? फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू r। dv अपॉन dr निकालना है मुझे। क्या निकालना है मुझे? नेक्स्ट पार्ट में क्या निकालना है? dv अपॉन dr। dv अपॉन dr क्या हो गया? s बाई 2 कॉन्स्टेंट है, r का 1 बाई 2 पाई कॉन्स्टेंट है, r क्यूब का 3r स्क्वायर। सो दिस इज नथिंग बट s अपॉन r, और दिस इज 3 बाई 2 पाई r स्क्वायर। आ गया ऐसा हमारा dv अपॉन dr निकालना था, ठीक है? फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू r आ गया हमारा। इसका और पार्ट में क्या बोलता है? इफ द वॉल्यूम इज मैक्सिमम फाइंड द रिलेशन बिटवीन h एंड r। अगर वॉल्यूम मैक्सिमम है तो रिलेशन बताना है, ठीक है? r और h में रिलेशन, तो उसके लिए हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ेगा। अगर मैं और वाले पार्ट की बात करूं तो इसके बाद आप क्या करते थे? पुट dv अपॉन dr इक्वल टू 0। क्लियर है? सो dv अपॉन dr हमारा ये आया था s अपॉन r माइनस 3 बाई 2 पाई आर स्क्वायर, दिस इक्वल टू, तो यहां से s अपॉन r की वैल्यू क्या आ गया बेटा? 3 बाई 2 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत है? तो ये सिंपली क्या मिल जाता है मुझे? s की वैल्यू मुझे मिल जाती है 3 पाई आर क्यूब बाई 2, ठीक है? क्लियर है? हमें r निकालना है, तो r क्यूब की वैल्यू आ गया 2s अपॉन 3 पाई, तो r की वैल्यू क्या आ जाती है? स्क्वायर रूट ऑफ 2s अपॉन, सॉरी, r की वैल्यू हमारा आ गया 2s अपॉन 3 पाई और इसकी पावर 1/3। करेक्ट है? ये आपका अगर क्रिटिकल पॉइंट पूछेगा तो क्रिटिकल पॉइंट हमारा क्या होगा? ये होगा, ठीक है? आप कहा जा रहे हैं वॉल्यूम मैक्सिमम है, तो उसमें रिलेशन बताओ। वॉल्यूम मैक्सिमम है तो टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है भाई, क्लियर है? टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, तो आप इस वाले में वैल्यूज डाल दो आप यहाँ पे, ठीक है? आर की ये वैल्यू इस वाले में डाल दो, या आप चाहो तो एस के बदले डाल दो। एस आपने क्या निकाला था? 3 बाई 2 पाई आर स्क्वायर। एस आपने क्या निकाला था? 3 बाई 2। एस की वैल्यू आप उसमें डाल दो। पुट द वैल्यू ऑफ एस, पुट द वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन
तो क्या मिलेगा बेटा आपको यहाँ पे एच की वैल्यू, एस की जगह पे 3/2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पाई आर। तो ये क्या आ जाता है हमारा, एच इज इक्वल टू दिस हाफ पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर, हाफ पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। आर से आर कैंसिल आउट, पाई से पाई कट गया, तो यहां से क्या आ गया बेटा हमारे पास ये आर इक्वल टू 4h। यहां से अगर आप ध्यान से देखें तो आर की वैल्यू आपको मिल जाएगी 4h के बराबर। ये आपका रिलेशन आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात, मेरी प्रॉब्लम। तो ये तरीका है, तरीका को समझना, कहीं पे एक आध प्लस माइनस की गलतियां हो सकती है भाई, हो जाए तो भाई करेक्ट कर लीजिएगा उसको। तो ये हमारा तरीका है कि हमने रिलेशन निकाला वेरिएबल में, उसके बाद हमने इसको जीरो पुट डेरिवेटिव निकाल लिया वॉल्यूम का फंक्शन बनाने के बाद, क्रिटिकल पॉइंट निकाला, रिलेशन निकालना था, हमने उसको डाल दिया। ये सब चीज आपने पढ़ा है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो केस स्टडी में खाली यही है कि जो आपने पढ़ा है उसी को एक कहानी के फॉर्म में दे दिया है भाई। सॉर्टेड है मामला, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को देखिए, अ कंपनी प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैज फैक्ट्रीज एट 3 लोकेशन ABC। एक कंपनी है जो कि इलेक्ट्रिक बल्ब प्रोड्यूस करती है और इसके जो 3 लोकेशन है प्रोड्यूस करती है, एक ए पे, बी पे और सी पे। एंड कंपनी गॉट अ बल्क ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स, ठीक है। द प्रोड्यूसिंग कैपेसिटीज ऑफ फैक्ट्रीज लोकेटेड एट प्लेसेस ए एंड सी आर सेम, बट कैपेसिटी ऑफ फैक्ट्री लोकेटेड एट प्लेस बी इज डबल दैट ऑफ प्लेस सी। मतलब ए और सी की प्रोडक्शन कैपेसिटी बराबर है, बट बी का क्या है, सी से डबल है। सी से मतलब ए से भी डबल है कि नहीं है। आगे कहा जा रहा है, इट इज नोन दैट 4% ऑफ बल्ब्स प्रोड्यूस्ड एट प्लेस ए एंड बी आर डिफेक्टिव। मतलब जो बल्ब ए पे प्रोड्यूस हुआ है उसमें 4% डिफेक्टिव होगा, जो बल्ब बी पे प्रोड्यूस हुआ उसमें भी 4% डिफेक्टिव होगा, और जो सी पे प्रोड्यूस हुआ उसमें 5% डिफेक्टिव होगा। आगे कहा जा रहा है, बेस्ड ऑन अवर इंफॉर्मेशन, बता रहा है भाई सब कुछ। पहला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ फैक्ट्री एट प्लेस सी, ठीक है। मतलब सी पे प्रोडक्शन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। कोई फैक्ट्री प्लेस सी पे प्रोडक्शन होगा उसका, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो लॉजिक देखिएगा बेटा, रेशियो ऑफ प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं, रेशियो ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, रेशियो ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी मैं कुछ ऐसा कह सकता हूं कि प्लेस ए पे और सी पे बराबर है, यानी ए पे अगर एक तो सी पे भी एक, और बी पे सी का डबल है, तो कुछ ऐसा बनेगा 1:2:1 के रेशियो में। ये रेशियो ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी हो गया, कोई दिक्कत वाली बात, यही होगा ना जी, ए और सी पे बराबर है और बी पे सी का डबल है। पहली बात तो ये हो गया। अब कहा जा रहा है सी, अब बताओ भाई ए पे प्रोड्यूस होने का प्रोबेबिलिटी क्या बोलोगे आप लोग बताइए। ए पे प्रोड्यूस होने का प्रोबेबिलिटी 1/4, बी पे प्रोड्यूस होने की प्रोबेबिलिटी 2/4, सी पे प्रोड्यूस होने की प्रोबेबिलिटी 1/4। आपको निकालना है पहले वाले पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या हो गया हमारा 1/4, ये आपका आंसर है। सी पे प्रोड्यूस होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4, करेक्ट। आगे बात करते हैं, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग डिफेक्टिव बल्ब बाय फैक्ट्री एट प्लेस बी। यानी बी प्लेस पे जो फैक्ट्री है वो डिफेक्टिव बल्ब प्रोड्यूस करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा, क्वेश्चन में दिया हुआ है सेकंड पार्ट के लिए। अगर ए पे प्रोड्यूस होता है तो डिफेक्टिव होने का चांस 4%, बी पे होता है तो भी 4%, और सी पे होता है तो 5%। तो डिफेक्टिव एट प्लेस बी, प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव एट प्लेस बी, ये क्या हो जाएगा हमारा 4%, दैट इज 1/25, करेक्ट है, कोई दिक्कत। तीसरे पार्ट में क्या कहता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग डिफेक्टिव बल्ब, डिफेक्टिव बल्ब प्रोड्यूस होने का चांस, ठीक है। कैसे निकालेंगे भाई इसको, बता सकता है मुझे एनी वन ऑफ यू। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग डिफेक्टिव बल्ब, है सही बल्ब कैसे निकालेगा। देखिए ये क्वेश्चन आपका आ गया बेटा थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। सो देखिएगा थर्ड पार्ट के लिए मैं इवेंट मान रहा हूं E1 प्रोड्यूस्ड एट प्लेस ए, प्रोड्यूस्ड एट प्लेस ए, E2 हो गया हमारा प्रोड्यूस्ड एट प्लेस बी, और E3 हो गया हमारा प्रोड्यूस्ड एट प्लेस सी। E1 E2 E3 आ गया प्रोड्यूस्ड एट प्लेस ए बी एंड सी, ठीक है। इवेंट ये हो गया प्रोड्यूस्ड डिफेक्टिव बल्ब, प्रोड्यूस्ड डिफेक्टिव बल्ब,
ठीक है, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या बोलता है बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ए बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ए बाई E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E3। यही होता है ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। E1 की प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? मतलब प्लेस ए पे प्रोड्यूस होने का चांस। पीए क्या होगा बेटा? 1 बाई ए बाई E1 क्या हो जाएगा? मतलब प्लेस ए पे प्रोड्यूस हुआ तो डिफेक्टिव होने का चांस 4%, 4/100। E2 की प्रोबेबिलिटी 2/4, डिफेक्टिव अगर E2 यानी प्लेस बी पे प्रोड्यूस हुआ डिफेक्टिव का चांस 4%। E3 की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई हमारी? 1/4। सी पे प्रोड्यूस हुआ है प्लेस सी पे तो डिफेक्टिव होने का चांस 5%, 5/100। सिंप्लीफाई कर दो इसको, कोई दिक्कत वाली बात? ये आ गया हमारा 8 4 12 5 17, 17 डिवाइड बाय 400। अब चेक कर लीजिएगा, शायद कुछ ऐसा ही आ रहा है। इसका और पार्ट क्या कहता है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज प्रोड्यूस्ड एट अ लोकेशन सी गिवन दैट डिफेक्टिव बल्ब इज प्रोड्यूस्ड। मतलब ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन आ गया। गिवन है कि डिफेक्टिव बल्ब प्रोड्यूस है, ए हो चुका है हमारा, तो क्या चांस है कि प्लेस सी पे मैन्युफैक्चर हुआ था? मतलब E3 बाई ए निकालना है मुझे। क्या निकालना बेटा यहाँ पे? इसके और वाले पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 व्हेन ए हैज बीन अकर्ड। व्हेन ए हैज बीन, फॉर्मूला लिख दोगे आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई, और नीचे क्या होता है हमारा? E1 ए बाई E1, E2 ए बाई E2, E3 ए बाई E3, जो कि यही है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जो कि यही होता है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। डाल दो वैल्यूज भाई। E3 की प्रोबेबिलिटी 1/4, ये 5/100 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपने कहा निकाला 17/400, तो ये आ गया बेटा 5/17। चेक कर लीजिएगा, है कि नहीं है? बताओ किसी को कठिन लगा सवाल? एनी वन ऑफ यू? कोई दिक्कत, कोई समस्या? समझ में आ रहा है जी? चलिए अगले सवाल पे आते हैं। An equation involving derivatives of dependent variable with respect to independent variables is called differential equation। ठीक है भाई, मत बताओ आगे। differential equation of the form dy upon dx equal to fx y is said to be homogeneous। ये पूरा डेफिनेशन दिया हुआ है, समझ रहे हो? सवाल क्या है? प्रूव दैट दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप dy upon dx equal to fx y। क्लियर है? if g by x मतलब होमोजेनियस है by x टाइप का, ये दिखाना है मुझे। ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट में सॉल्यूशन निकालना है। क्लियर है? तो होमोजेनियस दिखाने का तरीका क्या बताया था मैंने आपको क्या दिया हुआ है मुझे? x dy माइनस y dx इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर dx। यही हो गया। तो अगर मैं देखूं यहां से तो x dy इक्वल टू, ये उधर चला गया बेटा, तो ये बन जाएगा हमारा रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस y और इंटू dx मैंने कॉमन ले लिया इन दोनों में से, है ना? सो dy अपॉन dx की वैल्यू मेरी क्या आ जाती है? स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस y डिवाइड बाई x डिवाइड बाई, कोई दिक्कत वाली बात है? इसको मैं ऐसे कह सकता हूं dy अपॉन dx इक्वल टू, आई कैन राइट इट एज स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइड बाई x प्लस y अपॉन x। मतलब चीज वही है, बस खाली आपको थोड़ा सा कंफ्यूज किया जा रहा है। इसको मैं ऐसे कह सकता हूं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर का रूट क्या होगा? x ही होगा ना, है ना? तो ये मुझे मिल जाता है यहां से, दिस इज नथिंग बट 1 प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, यानी कि y अपॉन x का, चेक कर लीजिए ये आ गया y अपॉन x के फॉर्म में, y अपॉन x के फॉर्म में आ गया जी। कोई दिक्कत वाली बात? तो ये पहले पार्ट का आंसर है, जो आप dy अपॉन dx को सिंप्लीफाई फॉर्म में करते थे ना। अब इसके बाद सॉल्यूशन निकालना है, वो सेकंड पार्ट है। निकालना आता है आपको सॉल्यूशन y अपॉन x को भी पुट करके, तो सेकंड वाले पार्ट में क्या करेंगे आप? पुट y अपॉन x को भी, खुद से हो जाएगा आप लोगों से, और इसके बाद खुद से हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात? एनी प्रॉब्लम? सॉर्टेड है मामला? चलिए अगले सवाल पे आते हैं। देखिए इसको, फ्लाइट पाथ ऑफ 2 एरोप्लेन्स इन अ फ्लाइट सिमुलेटर गेम आर शोन बिलो। ठीक है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एयरपोर्ट्स P एंड Q, P और Q दो एयरपोर्ट्स हैं, उसके कोऑर्डिनेट मुझे दिया हुआ है। एयरप्लेन 1 फ्लाइज डायरेक्टली फ्रॉम P टू Q। एक प्लेन 1 है बेटा जो P से Q फ्लाई कर रहा है, ठीक है। एयरप्लेन 2 हैज अ लेओवर एट R एंड देन फ्लाइज टू Q, मतलब P से R पे जाता है, फिर R से उस पे जाता है। समझे कि नहीं? क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात? तो P से पहले R पे जाता है, फिर उसके बाद
क्यू पे जाता है, ऐसा हो रहा है मामला, ठीक है, इस तरीके से। चलिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड द वेक्टर दैट रिप्रेजेंट द फ्लाइट पाथ ऑफ एरोप्लेन 1। एरोप्लेन 1 का पाथ क्या है भाई? पी क्यू वेक्टर, क्योंकि एरोप्लेन का क्या कर रहा है, पी से सीधा क्यू पे जा रहा है। एरोप्लेन 1 क्या कर रहा है, पी से, तो एरोप्लेन 1 का पाथ क्या हो गया, पी क्यू वेक्टर। तो पहले पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, पी क्यू वेक्टर। अब पी और क्यू दोनों पता है, पी क्यू वेक्टर निकाल लो। क्या पी क्यू वेक्टर क्या होगा मेरा, 3 माइनस माइनस 2 यानी 5 आई कैप प्लस 4 माइनस 1 3 जे कैप प्लस माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 के कैप। ये आ गया पहले का आंसर, कोई दिक्कत वाली बात। सेकंड पार्ट में कहा जा रहा है राइट द वेक्टर इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द पाथ ऑफ एरोप्लेन 2 फ्रॉम आर टू क्यू। फ्रॉम आर टू क्यू मतलब मुझे आर क्यू वेक्टर निकालना है। क्या निकालना है मुझे, आर क्यू वेक्टर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कैसे निकालेंगे आर क्यू वेक्टर भाई, एनीवन ऑफ यू? आर क्यू वेक्टर मुझे निकालना है। राइट द वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द पाथ ऑफ एरोप्लेन 2 फ्रॉम आर टू क्यू। ठीक है, आर से क्यू पे जाना है भाई, आर क्यू वेक्टर निकालना है। कैसे निकालेंगे, बताइए क्या मोनिया जी, कुछ आइडिया? वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द पाथ ऑफ एरोप्लेन 2 फ्रॉम आर टू क्यू। आर से क्यू जा रहा है, मुझे आर क्यू वेक्टर निकालना है। तो अगर मैं सेकंड पार्ट में ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बताऊं, अगर मैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, आर का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है क्या मुझे, आर का कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ है ना। अच्छा, द पाथ ऑफ एरोप्लेन 2 फ्रॉम पी टू आर, पी आर वेक्टर मुझे दिया हुआ है ना। सेकंड वाले पार्ट में पी टू आर में पी आर वेक्टर मुझे दिया हुआ है। क्या दिया बेटा, पी आर वेक्टर 5 आई कैप प्लस जे माइनस। अब अगर आप बाई इन ट्रायंगल पी क्यू आर आप ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाओगे, ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, पी आर प्लस आर क्यू इक्वल टू पी क्यू, यही कहता है ना बेटा, पी आर प्लस आर क्यू, पी आर वेक्टर प्लस आर क्यू वेक्टर इक्वल टू पी क्यू वेक्टर, यही कहता है ना ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हमें निकालना आर क्यू वेक्टर। आर क्यू वेक्टर क्या हो गया हमारा, पी क्यू वेक्टर माइनस पी आर वेक्टर। बेटा पी क्यू वेक्टर हमारा ये रहा, पी आर ये रहा, माइनस कर दो, 5 माइनस 5 खत्म हो गया, 3 जे माइनस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप, ये आपका आंसर आ गया आर क्यू वेक्टर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मुझे पी आर दिया हुआ था, पी क्यू मैंने पहले पार्ट में निकाल लिया, मामला रफा एंड दफा हो गया। अगला क्या बोलता है बेटा, थर्ड पार्ट, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द फ्लाइट पाथ्स ऑफ एरोप्लेन 1 एंड एरोप्लेन 2 जस्ट आफ्टर द टेक ऑफ। मतलब एरोप्लेन ने जब टेक ऑफ किया दोनों ने, तो एक पी से क्यू की तरफ जा रहा है, एक पी से आर की तरफ, दोनों में एंगल बताना है, ये एंगल बताना है। तो पी क्यू और पी आर मुझे पता है, तो ये एंगल थीटा आ जाएगा। पी क्यू और पी आर पता है, थीटा कैसे आ जाएगा, इस फॉर्मूले से, कॉस थीटा का फॉर्मूला पी क्यू डॉट पी आर अपॉन पी क्यू का मैग्नीट्यूड इंटू पी आर का मैग्नीट्यूड। कोई दिक्कत वाली बात, पी क्यू पी आर पता है, होल का मॉडुलस, पी क्यू पी आर मुझे पता है, आ जाएगा आंसर। भाई दिल जीत लिया भाई। हाँ जी, अगला, कंसिडर द एयरप्लेन 1 स्टार्टेड द फ्लाइट विद अ फुल फ्यूल टैंक, है ना बेटा। एयरप्लेन 1 जो है वो फुल फ्यूल टैंक के साथ स्टार्ट हुआ, ठीक है। मतलब एरोप्लेन 1 कैसे जा रहा है, पी से क्यू पे जा रहा है, पी से, टंकी पूरी फुल है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट वेयर अ थर्ड ऑफ द फ्यूल टैंक रन्स आउट इफ द एंटायर फ्यूल इज रिक्वायर्ड फॉर द फ्लाइट, है ना। बताओ, मतलब सारी की सारी फ्यूल, मतलब कहने का मतलब जब फ्लाइट पी से क्यू पहुंचेगी सारा तेल खत्म हो जाएगा, है ना। अब कौन सा ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे 1/3 फ्यूल खत्म हो जाए, तो जो भी पॉइंट होगी, मान लो कि ये वाला पॉइंट, ये वाला, इसको मैंने एस बोल दिया, क्या बोल दिया बेटा इसको, इस पॉइंट को एस बोल दिया। तो मान लो पॉइंट एस है जिस समय फ्यूल का 1/3 खत्म हो गया। 1/3 का मतलब ये पॉइंट इसको 1:2 के रेशियो में डिवाइड करेगा, 1:2, एम आई करेक्ट। 1/3 का मतलब यही हुआ ना, इधर एक तो 2 बचा हुआ है अभी और, तो 1:2 मतलब आपको पॉइंट एस का पोजीशन वेक्टर बताना है। सेक्शन फॉर्मूला पढ़ाया था वेक्टर में, एम एन पता है, ए वेक्टर पता है, बी वेक्टर पता है, तो पॉइंट एस का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा।
सो चौथे वाले पार्ट में, मतलब इसका जो और वाला पार्ट है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट एस निकालना है। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट एस, पॉइंट एस। तो मान लो इसको मैंने आर वेक्टर कह दिया, क्या कह दिया बेटा, आर वेक्टर। क्या हो जाएगा, एम बी वेक्टर, यानी 1 इंटू बी वेक्टर क्या है हमारा, क्यू का पोजीशन वेक्टर, यानी कि 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस प्लस एन टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर क्या हो गया, पी का पोजीशन वेक्टर, माइनस 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप अपॉन एम प्लस एन, अपॉन एम प्लस, बताओ सिंप्लीफाई हो जाएगा जी या नहीं हो जाएगा, बताइए, कोई दिक्कत वाली बात। तो हमें पीएस के ऊपर वो पॉइंट बताना था जो पॉइंट इसको 1:2 के रेशियो में डिवाइड करे। 1/3 का मतलब क्या हुआ, एक तरफ 1 दूसरी तरफ 3 का एक पार्ट। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात, एनी प्रॉब्लम, समझ में आ गया सबको। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देख रहा बेटा, रूबिया थक्शन संतेरी, जो भी नाम है भाई, एंड लिली, 4 लोग हो गए, इंटर्ड स्पिनिंग जोन फॉर अ फन गेम। देयर इज ए ट्विस्ट, दे डोंट नो विच स्पिनर विल अपीयर ऑन देयर स्क्रीन। उनको पता नहीं है कि कौन सा स्क्रीनर जो होगा स्क्रीन पे अपीयर करेगा, ठीक है, स्पिनर जो होगा। उसके बाद जो भी कहा जा रहा है, मैं क्वेश्चन पे आता हूं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है गेट द नंबर 5, ठीक है, फ्रॉम स्पिनर ए, उसको अवार्ड्स वगैरह मिल रहे हैं। तो अगर स्पिनर ए पे 5 आ गया, स्पिनर ए पे, और स्पिनर बी पे अगर 8 आ गया, तो आपको मिलेगा एक म्यूजिक प्लेयर। बात समझ रहे हो, अगर स्पिनर ए पे 5 आया और स्पिनर बी पे 8 आया, तो मिलेगा आपको म्यूजिक प्लेयर, ठीक है। आगे क्या कहा जा रहा है बेटा, यू विन अ फोटो फ्रेम अगर स्पिनर ए लैंड्स ऑन अ वैल्यू ग्रेटर देन दैट ऑफ स्पिनर बी। मतलब कि आपने दोनों को स्पिन किया है, अगर स्पिनर ए पे बी से बड़ी वैल्यू आ रही है तो आपको मिलेगा फोटो फ्रेम। कोई दिक्कत वाली बात है, 2 कंडीशन दिया हुआ है। चलिए भाई आगे, स्पन बोथ द स्पिनर्स, एक तक्ष ने दोनों स्पिनर स्पिन किया है ए एंड बी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट तक्ष विन्स अ म्यूजिक प्लेयर इन दैट रन। क्या चांस है वो म्यूजिक प्लेयर जीत जाएगा। तो म्यूजिक प्लेयर कब जीतेगा बेटा, जब पहले वाले पे 5 आ जाए, पहले वाले पे प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग म्यूजिक प्लेयर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग म्यूजिक प्लेयर, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 ऑन ए इंटू 8 ऑन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 ऑन बी। मतलब पहले वाले ए वाले स्पिन पे हमारा 5 आ जाए और बी वाले स्पिन पे 8 आ जाए, यही कंडीशन है ना। तो बेटा 5 आने का चांस क्या होगा, बता सकता है कोई मुझे। स्पिन किया हमने तो 5 आ जाए, क्या चांस है उसका, 1/3, 4 बेटा 4, 1/4। कैसे, क्या 3 इक्वल पार्ट है क्या, 3 इक्वल पार्ट है क्या, तो इक्वल पार्ट कितने, 4 है ना, इक्वल पार्ट कितने हैं, तो 5 आने का प्रोबेबिलिटी 1/4। यहां पे सारे इक्वल पार्ट है, तो यहां पे 8 आने का प्रोबेबिलिटी 1/8 सही है। तो बी केयरफुल ऐसी छोटी छोटी चीजों पे, ठीक है। तो 5 आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1 इंटू 8 आने का प्रोबेबिलिटी, सो द आंसर इज 1/। सेकेंड पार्ट की बात करूं अब, सेकेंड पार्ट, लिली स्पन स्पिनर बी इन वन ऑफ हर टर्म्स, बी को स्पन किया है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर सी गॉट इज इवन गिवन दैट इट इज मल्टीपल ऑफ 3। क्या चांस है कि नंबर बी को स्पिन किया है, क्या चांस है नंबर इवन आ जाएगा, गिवन दैट वो 3 का मल्टीपल है, गिवन दैट वो 3 का मल्टीपल है। तो देखिएगा बेटा, एक इवेंट ई बना दिया मैंने, जो निकालना है, क्या निकालना है कि नंबर इज इवन, है ना बेटा, और एफ बना दिया कि नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3, नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3, है कि नहीं है। अब एफ हो चुका है, मुझे ई का चांस निकालना है, यानी प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ, बाई फॉर्मूला क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ, अच्छा ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई, मतलब ई भी और एफ भी हो, 1/8, ई भी और एफ मतलब इवन भी और 3 का मल्टीपल, ओनली 6 है, क्या है फेवर में 1 है, टोटल 8, 1/8। एफ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3, 3 का मल्टीपल कौन कौन है, 3 और 6 दो ही है सिर्फ, 2/8, आंसर इज 1/2। कोई दिक्कत वाली बात, समझ में आया। अगला क्या बोलता है बेटा, रूबिया स्पन बोथ द स्पिनर्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विंस अ फोटो फ्रेम। फोटो फ्रेम जीतने का चांस क्या है भाई,
तीसरे वाले पार्ट का आंसर, फोटो फ्रेम भी कब जीतेगी? जब पहले वाले पे दूसरे से बड़ा आ जाए, पहले वाले पे दूसरे से। इसका मतलब मैं कह सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग फोटो फ्रेम क्या होना चाहिए, समझना ध्यान से इसको, थोड़ा सा घबराने वाला क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन को समझना है आपको, फोटो फ्रेम कब जीतेगी? जब, अच्छा पहले पे अगर 1 आ गया तब तो ग्रेटर हो ही नहीं सकता, संभव नहीं है। पहले पे अगर 1 आ गया ए पे तो भाई वो तो दूसरे पे किसी से बड़ा नहीं है, तो ये तो संभव नहीं है, ये हमारा संभव। तो पहले पे या तो 2 आएगा तो प्रोबेबिलिटी 2 ऑन स्पिन ए, अगर पहले पे 2 आ गया तो दूसरे पे क्या आ जाए? 1 ऑन बी, यही हो सकता है। अगर पहले पे 2 आ रहा है तो दूसरे पे क्या आना चाहिए? कुछ और आ गया तो मामला सेट नहीं होगा। या तो और क्या केस है बेटा, पहले पे अगर 5 आता है 5 ऑन ए, तो दूसरे पे क्या आ जाए? 1 2 3 या 4 ऑन बी। ऑन मतलब पहले पे अगर 5 आ जाए तो दूसरे पे क्या आ सकता है? वो 1 2 3 4, कुछ और आ गया तो मामला रफा दफा हो जाएगा। 2 ऑन ए की प्रोबेबिलिटी क्या हो गया बेटा? 2 आने का चांस 2/4, क्या बोलूंगा मैं इसको? 2 जो है बिल्कुल आधे पार्ट में है, 2/4। 1 ऑन बी, बी पे 1 आने का चांस, ये 5 ऑन ए 1/4, 1 2 3 4 आने का चांस 4 हो गया फेवर में, 4/8, कितना हो गया? 4/8। तो हो गया बेटा 2/32, 6/32 आ गया, यानी 3/16। क्या आ गया ये? समझे कि नहीं? कोई दिक्कत वाली बात है? एनी प्रॉब्लम? इसके और पार्ट में क्या कहा जा रहा है बेटा? संतेरी स्टेप्स अप टू द स्क्रीन, द गेम एडमिनिस्ट्रेटर reveals that for her turn the probability of seeing spinner A on the screen is 65%। मतलब कि क्योंकि स्क्रीन पे दोनों, ऐसा नहीं कि दोनों ही दिख रहा है, तो पहला वाला भी दिख सकता है दूसरा भी दिख सकता है, तो पहला वाला दिखने का चांस 65% है, while that of स्पिनर भी दिखने का चांस 35% है। What is the probability संतेरी gets a number 2? ठीक है, क्या चांस है उसके नंबर 2 आएंगे? ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है बेटा? कुछ गिवन है? कुछ गिवन है जो हो चुका है? बताओ, कोई भी ऐसा चीज जो हो चुका है मैं गिवन है? नहीं है, तो बेस थ्योरम तो नहीं है। कुछ इवेंट्स हो रहे हैं और कुछ निकालना है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो इसके और वाले पार्ट की अगर मैं बात करूंगा, और वाले पार्ट की, तो इवन हो गया हमारा कि स्पिनर ए इज सीन ऑन द स्क्रीन, सीन ऑन स्क्रीन, ठीक है। E2 हो जाएगा स्पिनर बी इज सीन ऑन द स्क्रीन, ठीक है। और ये हो जाएगा कि सी गेट्स नंबर 2, सी गेट्स नंबर 2, है ना बेटा। हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, फॉर्मूला लिख दोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ए बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ए बाई E2। बेटा आप सारी वैल्यूज आपको पता है, E1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 65%, E2 की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 35%, ए बाई E1 क्या होगा? मतलब E1 हो चुका है, मतलब पहला स्पिनर शो हो रहा है, तो उस पर 2 आने का चांस, 2/4 आ गया। ये भी ए बाई टू क्या हो गया हमारा? सॉरी, ए बाई टू क्या हो गया हमारा? स्पिनर 2 दिख रहा है, बी दिख रहा है, तो उस पर 2 आने का चांस 1/8। यू हैव ऑल द वैल्यूज, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात? एनी प्रॉब्लम? नहीं है। चलिए, तो ये था एक सवाल, आगे बढ़ते हो। 2 मेटल रॉड्स R1 एंड R2 ऑफ लेंथ 16 एंड 12 मीटर, 2 आयरन रॉड है बेटा, एक का लेंथ है 16 मीटर, दूसरे का है 12 मीटर, आर इंसुलेटेड एट बोथ द एंड्स, ठीक है। इंसुलेट किया जा रहा है उसको। रॉड R1 इज बीइंग हीटेड फ्रॉम अ स्पेसिफिक पॉइंट व्हाइल रॉड R2 इज बीइंग कूल्ड फ्रॉम अ स्पेसिफिक पॉइंट, मतलब R1 को हीट किया जा रहा है, R2 को कूल किया जा रहा है, समझे कि नहीं? अच्छा, द टेम्परेचर इन सेल्सियस विद इन बोथ रॉड्स फ्लक्चुएट्स बेस्ड ऑन डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम ईदर एंड, क्लियर है। जैसे आपने देखा होगा ना, हीट करोगे आप कोई रॉड को, आप हीट कर रहे हो तो यहाँ पे टेम्परेचर कुछ और रहेगा, यहाँ पे कुछ और रहेगा, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, ऐसा होता है ना, क्लियर है कि टेम्परेचर आपकी वेरी करती है डिस्टेंस के साथ, पढ़ा होगा आपने फिजिक्स वगैरह में, ठीक है। सो पहला कहा जा रहा है कि द रॉड इज, टेम्परेचर ऑफ द रॉड जो है वो ऐसे डिटरमिन किया जा रहा है, पहले वाले का टेम्परेचर इससे और दूसरे वाले का टेम्परेचर इस फॉर्मूले से, ठीक है।
पहला है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर एट द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड दैट इज बीइंग हीटेड। मतलब रॉड के मिड पॉइंट पे, पहले रॉड के मिड पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर बताना है। तो बेटा टेम्परेचर का फॉर्मूला क्या है हमारा, पहले पार्ट की बात करें, टेम्परेचर का फॉर्मूला है हमारा 16 माइनस एक्स इंटू एक्स, दैट इज नथिंग बट 16x माइनस एक्स स्क्वायर, है कि नहीं, 16x माइनस, तो आप dt अपॉन dx निकाल लेंगे बेटा, dt अपॉन 16 माइनस 2x। अब आपको क्या निकालना है, रॉड के मिडल में, रॉड का लेंथ है 16, तो मिडल कितना होगा 8, तो जब x की वैल्यू 8 होगी तब आपको बताना है dt बाई dx, ठीक है। तो आपको निकालना है चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर कब, जब x की वैल्यू 8 हो। तो क्या आ गया 16 माइनस 2 इंटू 8, यानी 16 माइनस 16 जीरो आ गया, जीरो, क्लियर है, ये आपका आ गया। जीरो का मतलब क्या हुआ, और ऑब्वियस सी बात है बीच में सबसे मिनिमम होगा, है ना, बीच में टेम्परेचर क्या हो जाएगा, जीरो ही होगा आपका, दैट इज क्वाइट ऑब्वियस सी बात है। तो बीच में टेम्परेचर हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर क्या होगा, जीरो, कोई चेंज नहीं होगा टेम्परेचर में, समझे कि नहीं, क्लियर है। अगला पॉइंट क्या कहता है बेटा, फाइंड द मिनिमम टेम्परेचर अटेन्ड बाय द रॉड दैट इज बीइंग कूल्ड। मतलब दूसरे वाले रॉड का मिनिमम टेम्परेचर बताना है, क्या बताना है, मतलब कि इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है मुझे, इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है, समझे कि नहीं। तो यहां पे लगेगा हमारा एओडी का मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है दूसरे वाले में, टी क्या है हमारा x माइनस 12 इंटू, मतलब ये हो गया बेटा x स्क्वायर माइनस, तो आप मिनिमम वैल्यू निकालनी है इसकी, तो प्रोसेस है dt बाई dx 2x माइनस 12। अगला स्टेप पुट कर दो इसको इक्वल टू 0, dt बाई dx इक्वल टू, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा, मतलब जब x की वैल्यू 6 होगी तो टेम्परेचर मिनिमम होगा। अब आपको चेक भी करना पड़ेगा कि टेम्परेचर मिनिमम होगा कि नहीं होगा भाई 2 पे 6 पे, ठीक है। तो उसके लिए आप 2 चेक सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी करेंगे। चेक करने के लिए आपने निकाला डी स्क्वायर टी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू 2 आ गई, साफ साफ पॉजिटिव आ गया, क्या आ गया, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि टेम्परेचर इज मिनिमम एट x इक्वल टू 6। जब x की वैल्यू 6 होगा बेटा तो टेम्परेचर क्या होगा, अब मिनिमम टेम्परेचर बताना है, क्या बताना है, मिनिमम टेम्परेचर क्या होगा भाई, तो x की वैल्यू 6 डाल दो इसमें, मतलब सॉरी इस वाले में x की वैल्यू 6 डाल दो तो क्या हो गया 6 माइनस 12 इंटू, ये हो गया माइनस 6 इंटू, यानी माइनस 36 डिग्री हो गया आपका इसका मिनिमम टेम्परेचर। सो मिनिमम टेम्परेचर निकालने के लिए आपको पता करना पड़ेगा मिनिमम होगा कब, मिनिमम टेम्परेचर होगा कब, ठीक है। तो हमने क्रिटिकल पॉइंट पहले निकाला, क्लियर है, उसमें चेक कर लिया, सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, मतलब टेम्परेचर हमारा मिनिमम है। टेम्परेचर हमारा क्या है, हमारा कोई दिक्कत वाली बात, एनी प्रॉब्लम, क्या हो गया भाई, तो टेम्परेचर हमारा मिनिमम और मिनिमम टेम्परेचर क्या होगा माइनस 36 डिग्री। बताओ किसी को समस्या, ठीक है। तो वही चीज जो आपने पढ़ा है थोड़ा सा एक शब्दावली में दे दिया गया और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे देख लेते हैं भाई, इसको देखिए, A factory produces windows of various designs, ठीक है। Ashok likes a window in the form of rectangle surmounted by an equilateral triangle, ठीक है। रेक्टेंगल है और उसके ऊपर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है, मतलब तीनों साइड क्या है, बराबर है। साइड दिया हुआ है आपको x x, यानी ये भी x है, ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी x होगा क्योंकि ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। और ये वाला y दिया हुआ है तो ये भी y हो गया। चलिए, टोटल पेरीमीटर विंडो का 20 दिया हुआ है। पहला क्या बोलता है, राइट द वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x, y की वैल्यू x के फॉर्म में बतानी है। तो बेटा आपको पहले पार्ट के लिए टोटल पेरीमीटर कितना कितना दिया हुआ है आपको, टोटल पेरीमीटर विंडो कितना दिया हुआ है 20। टोटल पेरीमीटर हुआ क्या, देखना, जो विंडो ये है पूरा, अंदर ये नहीं आएगा, x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x प्लस 2y, 3x प्लस, तो यहां से y की वैल्यू क्या आ गया बेटा 20 माइनस 3x बाई 2। सो ये हमारा आ चुका है वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला पॉइंट क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ विंडो थ्रू विच लाइट एंटर्स। एरिया ऑफ विंडो बताओ जिसके थ्रू लाइट एंटर करता है, इसका एरिया निकालना है मुझे, ठीक है। एरिया कैसे निकलेगा भाई, इसके एरिया को मैं A1 कह दिया मैंने, इसके एरिया को A2 कह दिया, दो पार्ट है ना, दो फिगर है ना, तो एरिया ऑफ विंडो क्या हो जाएगा बेटा, एरिया ऑफ विंडो क्या हो गया हमारा, उसको मैंने A कह दिया, दिस इज इक्वल टू A1 प्लस A2। तो A1 क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, A2 क्या हो गया, रेक्टेंगल है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये क्या बन जाता है मेरा, √3/4 x स्क्वायर प्लस x इंटू y की वैल्यू डाल दो, y क्या है मेरा 20 माइनस 3x बाई
सो दिस इज नथिंग बट √3/4 एक्स स्क्वायर, और ये हाफ मैंने बाहर ले लिया, अंदर हो गया 20x माइनस 3x स्क्वायर। तो ये हो गया एरिया का फंक्शन बन गया एरिया का फंक्शन। अब क्या कहा जा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच मिनिमम मैक्सिमम लाइट, यानी कि dA/dx क्रिटिकल पॉइंट बताना है आपको। क्या निकालना है, dA/dx निकालोगे, उसको इक्वल टू 0 कर दोगे। कोई दिक्कत वाली बात है बता दो, dA/dx निकालेंगे और उसको इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम है किसी को, कोई समस्या? तो ये था। इसके बाद dA/dx वाला पार्ट आप लोग खुद से कर लेंगे, ठीक है? क्या लग रहा है कठिन सा, तो मैं बता दूं क्या हो जाएगा। चलिए, तो dA/dx निकालना है आपको सेकंड वाले पार्ट में, और खाली क्रिटिकल पॉइंट बताना है, मतलब जो x की वैल्यू आएगी। अच्छा, x की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा आ गया, वैसे आपका एक ही वैल्यू आएगा। इन केस अगर 2 वैल्यू आ जाए तो आपको फिर चेक भी करना पड़ेगा। अगर एक आएगा तो गारंटीड है, जो मैक्सिमम चाह रहे हैं मैक्सिमम ही होगा। बट इन केस अगर 2 वैल्यूज आपको मिल जाती है तो आपको फिर चेक करना पड़ेगा। समझे कि नहीं? कोई दिक्कत वाली बात, कोई समस्या? तो ये थे सवाल बेटा, ठीक है, क्लियर है? इसको भी आप देख सकते हो, पढ़िए ध्यान से क्वेश्चन को। The central government of India establishes a separate cell to do whatever. Mr. Ashok, Miss Smita, and Mr. Akshay are 3 executives who deal with 40, 35 and 25%. साफ साफ दिख गया, बेस थ्योरम का क्वेश्चन बन रहा है प्रोबेबिलिटी का। अच्छा, एरर रेट इनका दिया हुआ है। मिस्टर अशोक का एरर रेट 2% का है, स्मिता का 5% है, और अक्षय का 7% का एरर रेट है। E1, E2, E3 be the events that the information is dealt by Mr. Ashok and so on, ठीक है? A be the event that an error has occurred while the dealing with the information, ठीक है? Find the probability that Miss Smita dealt with the information and committed an error. क्या चांस है कि मिस स्मिता ने डील किया है और एरर हुआ है, ठीक है? तो हमें क्या निकालना है बेटा, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, हमारा स्मिता का है ना, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 when A has been occurred, निकल जाएगा। क्लियर है? यही है ना क्वेश्चन हमारा, कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी मिस स्मिता डेल्ट विद द इंफॉर्मेशन एंड कमिटेड एन एरर। मिस स्मिता ने डील किया है और एरर आ गया, मतलब E1 बाई ए निकालना है, निकाल लोगे बाय फॉर्मूला। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 दिया हुआ है 40%, E2 का 35%, E3 का 25%। A/1 दिया हुआ है 2%, A/2 5%, A/3 7%। अगला क्या है, फाइंड द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग एन एरर, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बताना है। क्या बताना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सेकंड पार्ट में क्या निकालना है आपको? सेकंड पार्ट में आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, टोटल प्रोबेबिलिटी। E1 A/1, E2 A/2, E3 A/3, सब कुछ पता है मुझे। E1 E2 E3 की प्रोबेबिलिटी पता है, A/1 A/2 A/3 सारे डाल दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 A/1, E2 A/2 एंड E3 A/3, आ जाएगा आंसर। कोई दिक्कत वाली बात? तो यही था बेटा, इसको डन करते हैं पहले, उसके बाद लेते हैं फिर